नासा का मिशन है अज्ञात का लेखा जोखा लेना। हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा वो है जो हम नहीं जानते। ब्रह्मांड की फितरत ऐसी ही है। जवाबों की खोज में ये वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष यानों को हमारी सौर प्रणाली के छोर से भी आगे पहुंचाता है। जोखिम उठाना खोज करने का ही एक हिस्सा है। अंतरिक्ष की खोजबीन माचिस की तीली जलाने जैसा है। हमें नहीं मालूम कि अंधेरे में क्या कुछ मौजूद है। वहां तो कुछ भी हो सकता है। दूसरे ग्रहों पर जीवन, गहरे अंतरिक्ष में रहस्यमय चीजें और पृथ्वी के नजदीक मौजूद खतरा। नासा के अभियानों के दौरान परेशान करने वाली कुछ गड़बड़ियों का पता चला है। हमें 3 या 4 चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, यहाँ 3 चीजें हैं। और ये गड़बड़ियां हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को परेशान कर रही हैं। पृथ्वी से 368 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अंतरिक्ष यात्री को कुछ अनोखा नजर आता है। ये कोई कुदरती चीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पास से एक बहुत ही अजीब चीज उड़ती देखी है। मिशन के इस चरण में ये एक तरह का धक्का है। अंतरिक्ष में चलते समय आप बहुत ज्यादा चौकन्ने होते हैं क्योंकि उस समय आप एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में होते हैं। यह पृथ्वी की कक्षा में चाव का चौथा और आखिरी सफर था। ये बात कई स्तरों पर रोमांच और तनाव दोनों देती है क्योंकि आप अपने आखिरी सफर के दौरान कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते, इसीलिए तो सब आपको याद रखते हैं। कॉस्मोनॉट सालिजान शारिपोव चाव के साथ काम करते हैं। इन दोनों लोगों की जिंदगी सिर्फ 1 इंच मोटे उस केबल पर निर्भर करती है जो इन्हें अंतरिक्ष में भटकने से बचाए रखता है। अगर ये केबल खुल जाए और आप उड़ते हुए स्टेशन से दूर हो जाएं, तो समझिए खेल खत्म। चाव 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार पर पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे और आगे जो कुछ हुआ उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। अचानक मैंने ऊपर देखा तो 5 लाइटें नजर आईं और वो नजदीक ही उड़ रही थी। और उन्होंने बताया, वाव, अभी मैंने अपने सामने 5 लाइटों की एक फॉर्मेशन देखी है। 4 लाइटें एक लाइन में थीं। उनमें से एक लाइट बाकी 4 से थोड़ी अलग थी। मेरी सांस जैसे मेरे गले में अटक गई और वो लाइटें स्टेशन के पास से उड़ती हुई निकल गईं और मैंने सोचा ये कैसी लाइट है। चाव ने फौरन मिशन कंट्रोल को कॉल किया। नासा इंजीनियर जेम्स ओबर्ग स्पेस वॉक पर नजर रखे हुए थे। जब भी आप अंतरिक्ष में कोई अजीब चीज देखते हैं तो आप डर जाते हैं। आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने अपने क्रू के सदस्य सालिजान से कहा, सालिजान, तुमने वो लाइट देखी? तुमने उन्हें उड़ते हुए देखा? लेकिन इस रूसी अंतरिक्ष यात्री का चेहरा लाइटों से उल्टी दिशा में था और उन्होंने कुछ नहीं देखा। यहां तक कि स्पेस स्टेशन पर लगे कैमरे भी ये दृश्य नहीं देख पाए। लेकिन इस घटना ने नासा के पूर्व इंजीनियर जेम्स स्मिथ का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा। उन्होंने चाव के साथ हुए इस हादसे के समय वाली सैटेलाइट तस्वीरों को ढूंढ निकाला और उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिल भी गई जिसमें उसी इलाके में 4 या 5 लाइटें एक कतार में थीं, जहां से कुछ 1 घंटे पहले ही चाव ने उड़ान भरी थी। इस तस्वीर से चाव की बात की पुष्टि हो गई। तो आखिर उन्होंने क्या देखा था? स्मिथ ने सैटेलाइट के रास्ते के रिकॉर्डों को छानना शुरू किया, यहां तक कि मिलिट्री एयरफोर्स एक्सरसाइज के रिकॉर्डों को भी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर स्मिथ ने जमीन से जुड़ी गतिविधियों की तरफ अपना ध्यान घुमाया। दक्षिण अमेरिका की जलराशियों में कमर्शियल फिशिंग फ्लीट रात में मछली पकड़ने के लिए ढेर सारी रोशनियों का इस्तेमाल करते हैं। स्मिथ को लगा कि कहीं चाव ने इन्हीं रोशनियों को तो नहीं देखा था। कटल फिश या अन्य प्रकार के स्क्विड को बेहद चमकदार रोशनियों की मदद से पकड़ने के लिए ये लोग समुद्र में निकल जाते हैं और ये रोशनियां बाहरी अंतरिक्ष से नजर आती हैं। ये जहाज तट के पास एक लाइन में खड़े हुए थे और यही कारण है कि पृथ्वी के घूमने की वजह से ऐसा लगा जैसे वो उड़ रहे हों। चाव ने स्मिथ की थियरी को मान लिया,
लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि भविष्य में किसी दूसरे ग्रह के वासियों से संपर्क हो सकता है। मुझे कोई शक नहीं कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है, बस शक इस बात का है कि मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को अभी तक खोज पाए हैं। किसी दूसरे ग्रह के जीवों से सामना होने से पहले इंसान अंतरिक्ष में कितनी दूर तक सफर करेगा? नई खोजों से पता चला है कि दूसरे ग्रह के वासी हमारे अंदाजे से हमारे कहीं ज्यादा करीब हो सकते हैं। पृथ्वी से 80 करोड़ किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक बर्फीली दुनिया में कहीं लाल रंग वाली इन रहस्यमय लाइनों में जीव तो नहीं रह रहे। यूरोपा पर मौजूद पर्यावास भी पृथ्वी पर नजर आने वाले पर्यावासों जैसे ही हो सकते हैं। ये छोटे चंद्रमाओं पर मौजूद हो सकते हैं। हमने तमाम सूचनाओं की जांच पड़ताल कर ली है। सन 1995 गैलीलियो एक और दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, सुरक्षित उड़ान भरें। गैलीलियो प्रोब जुपिटर का लेखा जोखा लेता है, लेकिन गैस से बना ये विशाल ग्रह ही नासा का लक्ष्य नहीं है। गैलीलियो इस ग्रह के चंद्रमाओं की भी खोजबीन कर रहा है, विशेषकर यूरोपा की। इस चंद्रमा की बर्फीली सतह पर लाल रंग वाली नाड़ियां इधर से उधर फैली हुई दिखीं। इनमें से कुछ पृथ्वी पर मौजूद फ्रीवेज से मिलती जुलती लग रही थीं। कुछ अन्य बिल्कुल मंगल की उस लाल खरपतवार जैसी ही हैं जो H.G. वेल्स के नॉवेल वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में पृथ्वी का दम घोटती नजर आती हैं। खून के रंग वाली इन पट्टियों की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिकों को पक्के तौर पर कुछ नहीं मालूम। हम दरअसल यूरोपा के पर्यावरण के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। सन 2001 नासा के वैज्ञानिक ब्रैड डॉल्टन ने यूरोपा की लाल लाइन वाली इस पहेली पर अपना ध्यान जमाया। ये अजीब सा लाल रंग किसी जंग जैसा लगता है, लेकिन साथ ही मुझे ये कुछ चिपचिपा सा भी लगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि हमने पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव रूप देखे हैं जिनका रंग लाल और बादामी होता है, तो फिर यूरोपा पर इस रंग के माइक्रोब क्यों नहीं हो सकते? डॉल्टन ने यूरोपा पर मौजूद इन कटाओं के इंफ्रारेड केमिकल सिग्नेचर की पैमाइश की और उनकी तुलना येलोस्टोन नेशनल पार्क के गर्म पानी के फव्वारों में रहने वाले जीवों के नमूनों से की। अगर नतीजा सकारात्मक निकलता तो इसका मतलब था कि हमें किसी और ग्रह पर जीवन मिल गया है। हम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से इंफ्रारेड वाले जिस हिस्से को देख रहे थे, अगर वो पृथ्वी वाले नमूने से काफी हद तक मेल खा जाता तो क्या पता ना चलता? हमने यूरोपा पर जो कुछ देखा था वो जीवन से जुड़ा हो सकता था और इसका बहुत अच्छी तरह मेल खाना डरावना था। लेकिन डॉल्टन के विश्लेषण से हर कोई सहमत नहीं है। ये पट्टियां लाल हैं और इसका मतलब है कि इनमें कोई खास किस्म का केमिकल मौजूद है, और कहा यह जा रहा है कि इन पट्टियों की लाली के पीछे मौजूद वजह शायद गंधक है। डॉल्टन की बात को सही साबित करने के लिए नासा को इस चंद्रमा की चिपचिपे पदार्थ से भरी दरारों में जीवन की रचना करने वाले तत्व खोजने होंगे। वो तो पहले ही सबसे बुनियादी चीज की खोज में जुट गया है, यानी तरल पानी। अगर पानी मिल जाए तो ये इस बात की पहली संभावना हो सकती है कि वहां जीवन मौजूद हो सकता है। कमाल की बात यह है कि 2 दशकों की निगरानी के दौरान नासा को मिले आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस चंद्रमा की बर्फीली पपड़ी के नीचे पानी का एक विशाल सागर बहता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी जुपिटर के बर्फीले उपग्रह पर तरल पानी मिलने की उम्मीद की होगी। उस समुद्र में पृथ्वी पर मौजूद पानी से भी ज्यादा पानी मौजूद है। सन 2013 में जब नासा के हबल टेलीस्कोप ने यूरोपा के गर्म पानी के फव्वारों से पानी निकलता देखा तो इस सिलसिले में और सबूत मिल गए। वहां पानी 4 अरब साल से मौजूद है, तो क्या इससे वहां जीवन पनपा होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है। यूरोपा पर मौजूद स्थितियों में मानव जीवन कायम नहीं रह सकता, लेकिन नासा के क्रिस मैकई को ऐसे जीवों को खोजने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है जो वहां पनप सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल पृथ्वी के कुछ सबसे चरम पर्यावरणों में जिंदा रह सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल ऐसे जीव रूप हैं जो उन पर्यावरणों में रहते हैं जहां इंसान रहना नहीं चाहेंगे, जो हमें चरम महसूस होंगे। एक्सट्रीमोफाइल तो अपने माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये नमक का रंग हरा कर देते हैं और यूरोपा पर मौजूद दरारों की तरह ये खून जैसी लाल पट्टियों की रचना कर सकते हैं।
तो यूरोपा पर जीवन कुछ वैसा ही लग सकता है जैसा कि पृथ्वी पर इन जगहों में नजर आता है। यूरोपा की सतह पर जीवन का मौजूद रहना मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस चंद्रमा के समुद्र जीवन के फलने फूलने के लिए एक बेहतर जगह है। इस समुद्र में पूरी तरह से अंधेरा है। यहाँ रोजाना घुप अंधेरा रहता है। यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ डीप सी वेंट्स हो सकते हैं। ये समुद्र की तली में मौजूद दरारें होती हैं जिनमें से गर्मी बाहर निकलती रहती है, और यहाँ पृथ्वी पर उस गर्मी, उस केमिस्ट्री के बल पर जीव जिंदा रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जीव यूरोपा के समुद्रों की तली में रहने वाले जीव रूपों से काफी मिलते जुलते हों। सिर्फ देखकर तो हम बहुत कम खोजबीन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारा अगला कदम यह होगा कि हम किसी को वहां भेजेंगे। वो उस पपड़ी में खुदाई करेगा और फिर पानी तक पहुंचेगा।